Hello everyone, I hope you all are doing great. A warm welcome to Equilibrium Study Point. अभी तक हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हर्डिटी एंड एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें हर्डिटी की, देन इट इज़ द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेड्स लाइक फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन। कि अगर हम बात करें हर्डिटी की, तो हर्डिटी जो होती है वो पेरेंट्स की जो भी फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ होंगी वो आगे पास होंगी उनके बच्चों में, उसे हम कहते हैं हर्डिटी। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, देन इट रेफर्स टू वंस सराउंडिंग। कि बच्चा जो है जिस सराउंडिंग में रहता है, जो उसके आसपास का जो वातावरण होगा उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट जो होता है वो हमेशा डायनामिक इन नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जो है हम विलेज में रहना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारे हिसाब से जो एनवायरनमेंट सूटेबल एनवायरनमेंट है वो विलेज का है, तो हम विलेज में रह सकते हैं। अगर हम चाहें तो किसी सिटी में रह सकते हैं। मतलब हम जब चाहें अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें हर्डिटी की, तो हर्डिटी जो है वो स्टैटिक इन नेचर की होती है। मतलब जो हर्डिटी है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपकी जो आइज़ है उसका कलर जो है वो ब्राउन है, तो वो हमेशा ब्राउन ही रहेगा अनटिल आप आर्टिफिशियली मतलब कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपकी जो आइज़ हैं उनका रंग भूरा ही रहेगा, ब्राउन कलर की आइज़ ही रहेंगी आपकी। तो जो हर्डिटी होती है वो हमेशा स्टैटिक इन नेचर होती है। आगे हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो कई बार क्रोमोसोम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एचपी टेट और सी टेट जैसे एग्ज़ाम्स में। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल्स में, और ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर पेयर्स की बात करें तो वो होंगे 23। और उन 23 में भी जो 22 होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और इन्हें ऑटोसोम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑटोसोम्स भी कहते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा मेल और फीमेल दोनों में, उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ये जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है यही डिसाइड करता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है उसका जो सेक्स होगा वो क्या होगा, आइदर इट्स बेबी गर्ल और बेबी बॉय। जो मेल का 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा, वो होता है एक्स वाई। और जो फीमेल का 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एक्स। और जो मेल का क्रोमोसोम होगा उसके पेयर से आगे जो होंगे, अगर एक्स वाई पेयर बनते हैं तो जो आगे बेबी होगा वो होगा बेबी बॉय। लेकिन अगर एक्स एक्स जो है उसका पेयर बनता है तो जो आगे बेबी होगा वो होगा बेबी गर्ल। और इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, वो हमेशा 50% होती है। आपको जो है ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इनमें जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50% की होती है। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें ट्विंस की, तो ट्विंस जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, जिनमें आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस जो होंगे, ये दो टाइप होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि सिंगल जो होगा एग होगा और सिंगल ही स्पर्म होगा, और इनकी फर्टिलाइजेशन से आगे जो है वो सेल डिवीज़न से है आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। और जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि उनके जो होंगे वो सेक्स सेम होंगे, दोनों के सेक्स सेम होंगे, और उनमें जो है वो जो उनके आइडेंटिकल उनके फेसेस भी होंगे। इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होने के बाद भी उनमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि उनके जो फिंगरप्रिंट्स होंगे वो जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। आपको जो है ये समझ में आपको याद रखना चाहिए कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो कभी भी 100% सिमिलर नहीं होते हैं।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें फ्रेटर्नल ट्विंस की, जो इसकी सेकंड टाइप थी, जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनमें डिफरेंट स्पर्म होंगे और डिफरेंट ही एग होंगे, और आगे जो है उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और इस तरह से आगे जो होंगे फ्रेटर्नल ट्विंस जो होंगे उनमें जो सिमिलैरिटीज़ जो पाई जाती हैं वो 50-50 पाई जाती हैं, और इनमें जो होगा जो उनके सेक्स होंगे वो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आगे हम बात करें नेचर एंड नर्चर की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर की, देन इट रेफर्स टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस और ट्रेड्स इनहेरिटेड बाय चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कि अगर हम बात करें नेचर की तो ये क्या होगा, जेनेटिक ट्रेड जो होंगे वो आगे पास होंगे बच्चों में उनके पेरेंट्स से। अगर आपने थोड़ी देर पहले ध्यान से सुना होगा तो मैंने क्या कहा था कि जो हेरिडिटी होती है वो भी क्या होती है कि जो भी जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं जैसे कि फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ होती हैं पेरेंट्स की, वो आगे पास होती हैं बच्चों में। तो आप अगर ध्यान से इसे समझेंगे कि जो नेचर है वो अल्टीमेटली रेफर ही कर देता है हेरिडिटी को। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नर्चर की, देन इट रेफर्स चाइल्ड्स इन्वायरमेंट इन विच चाइल्ड ग्रोस। कि जो भी इन्वायरमेंट होगा जिसमें जो है बच्चा जो होगा वो ग्रो करेगा उसे हम कहते हैं नर्चर। तो नर्चर जो है वो अल्टीमेटली रेफ़र कर रहा है इन्वायरमेंट को। उसी तरह से अगर हमने इसे कंपेयर किया है तो जो हेरिडिटी होती है वो स्टैटिक इन नेचर होती है, उसी तरह से जो नेचर होगा वो भी स्टैटिक इन नेचर होगा। ऑन द अदर हैंड जैसे कि इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक इन नेचर होता है, उसी तरह से नर्चर भी जो होगा वो डायनामिक इन नेचर होगा। अब आपने जो है बहुत बार सुना होगा नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बीच में डिबेट रहती है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट है वो नेचर को प्रेफर कर रहा है, कौन सा जो साइकोलॉजिस्ट है वो नर्चर को प्रेफर कर रहा है। अगर हम बात करें प्लेटो की तो उन्होंने कहा है कि ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ नॉलेज। कि हर बच्चा जो होता है जो पैदा होता है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ नॉलेज, एक समझ के साथ पैदा होता है। तो मतलब उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने जो है वो हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस दिया है कि बच्चा जो है वो इनहेरिटेड उसके पास जो होते हैं कुछ नॉलेज होता है, कुछ उनके पास नॉलेज होता है पहले से प्रेजेंट होता है जब बच्चे पैदा होते हैं। तो मतलब इन्होंने जो है वो नेचर को सपोर्ट किया है, नर्चर को नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जॉन लॉक जैसे फिलोसफर की, तो उन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है वो एक ब्लैंक स्लेट के जैसे होता है, और जैसे जैसे बच्चे के एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं उस स्लेट में जो है वो फिल होते जाते हैं। तो मतलब इन्होंने एक्सपीरियंसेस की बात की है, इन्होंने इन्वायरमेंट की बात की है, और इन्होंने कहा है कि नर्चर इज़ एवरीथिंग एंड नेचर इज़ नथिंग। मतलब इन्होंने नेचर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, इन्होंने नर्चर को इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन अगर हम नेचर वर्सेस नर्चर के इस डिबेट से दूर होकर अगर हम इन दोनों का अगर कंक्लूड करें, तो अगर हम ध्यान से सोचें कि जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि सिर्फ हार्डिटी अच्छी होगी, हार्डिटी का एक्टिव रोल प्ले करेगी और इन्वायरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हार्डिटी के बेस पर डेवलपमेंट होगी बच्चे की। उसी तरह से अगर हम सिर्फ कहें कि बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया जाए और हार्डिटी का उसमें कोई एक्टिव रोल प्ले ना हो, तो सिर्फ अच्छा इन्वायरमेंट देने से भी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकती। तो अगर हम हार्डिटी और इन्वायरमेंट दोनों को इम्पोर्टेंस दें कि हार्डिटी और एनवायरनमेंट दोनों अच्छे होंगे, दोनों अच्छे प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड होंगे, तो ही जो डेवलपमेंट होती है वो टेक्स प्लेस होती है। मतलब हार्डिटी एंड इन्वायरमेंट ये दोनों जो हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ना कि हार्डिटी और इन्वायरमेंट की इन दोनों में से कोई एक जो होगा वो अपना एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा। इन दोनों की मेल से जो होगा वो डेवलपमेंट होगी। आई होप आपको हार्डिटी एंड इन्वायरमेंट एंड नेचर एंड नर्चर के बारे में क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।